तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दी थी। आज आपका जो वीडियो है वो आपके उत्तराखंड टॉपिक को लेके है, यानी उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है हिमालय पर्वत की दृष्टि से, और कहाँ पे हिमालय की कौन सी श्रेणियाँ हैं, कहाँ आपका तराई भाबर का इलाका है, कहाँ गंगा का मैदान है, कौन सा इलाका दूनिया द्वार कहलाता है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये दो पार्ट्स में आएगी, यानी एक आज और एक कल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आज इसका पहला पार्ट तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, क्योंकि लेंदी मतलब दोनों पार्ट एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेंदी है ये अपने आप में एक टॉपिक। तो इसके दो भाग आएंगे। उसके बाद परसों से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, जिसके दो पार्ट बचे हैं, सिर्फ दो वीडियोज़ बची हैं उसकी। दो वीडियोज़ का मतलब दो टॉपिक बचे हुए हैं, फर्स्ट और दूसरे विश्व युद्ध के कारण उसने दिया है टॉपिक में, और दूसरा आपका दिया है ब्रिटेन के राजवंश के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको कराता हूँ उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। जो आपको मैं काम देता हूँ, आज आपको राज्य के विधानमंडल के बारे में पढ़ना है, यानी विधानसभाओं के बारे में टोटल टॉपिक तैयार रखना है कि कैसे विधानसभाओं का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या शक्तियाँ होती है। जैसे सेंटर में था उसी प्रकार से यहाँ भी है, आप उसको कंप्लीट कर लेना। और कंप्यूटर में जो भी आपने पढ़ा है उसको आज टोटली आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैप ड्रॉ करना है और ये आउटसाइड वाला पोर्शन ड्रॉ करोगे, यानी सबसे पहले इसका बाहरी भाग आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, उससे जल्दी मत भागना। अब देखिए, आप ये सब मानते हैं कि जो उत्तराखंड है अपने आप में हिमालयी राज्य है, और जो भारतवर्ष है यानी भारत है, इसका जो उत्तरी भाग है यानी उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर पूरा हिमालय रेंज से बना है। यानी हिमालय की आप चोटियाँ देखना, कश्मीर से लेके इस प्रकार होते हुए बंगाल की खाड़ी में यूज आती हैं, आप सब देखना होगा आपके भारत के मैप में देखना। तो उसी क्रम में हमारा उत्तराखंड भी उसमें आता है, और हमने ये देखने हैं यहाँ हिमालय की जो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं और कैसे आती हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो दिख रही है आपकी, यानी एक लाइन दिख रही होगी आपकी, ये वाली ड्रॉ करोगे, ये जो पतली सी लाइन है, और इसके जो ऊपर है बाउंड्री के साथ कुछ इस प्रकार से डॉटेड लाइन दिखानी है, ऐसे डॉटेड इस वाले में, ठीक है। यहाँ तक पूरा नीचे मत मिलाना, लाइन के अंदर वाले पोर्शन में ऐसे डॉटेड दिखाना, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी लाइन उसके नीचे डालना इतनी दूरी पे, और यहाँ पे जो लाइनिंग करोगे इस गैप में, वो पूरे डॉट ऐसे लाइन डालना यूं, ठीक, इस प्रकार से। तीसरी लाइन आप इधर डालोगे मिड से भी नीचे, और इसके बीच भी आपने कंप्लीटली लाइन डालनी है, लेकिन वो उससे मैच मत करवा देना, उनके बीच में गैप में डालना लाइन, जैसे मैंने डाली ना, इन दो के गैप में, ये इन दो के गैप में, इस प्रकार से कंप्लीट लाइन डालनी है अपनी यूं, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी वाले जो छोटे छोटे गैप वाली लाइन कर रहा था, इनके बीच मिड में ऐसे दिखाना है, उस नहीं तो मैप क्या हो जाता है, पूरा मिक्सअप हो जाता है। और लास्ट में आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, और नीचे अंदर क्या दिखाने हैं, गोले दिखाने हैं, और उसके नीचे आपको फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके नीचे फिर आपको यही छोटी सी लाइन दिखानी है, और फिर बाद में उत्तराखंड की बाउंड्री आ जाती है। यानी आपने टोटल इस प्रकार से 1 2 3 4 5 लाइन को ड्रॉ करना है हल्का सा, और इस प्रकार से पूरे फिगर को बनाना है। अब हमने क्या देखना है, उत्तराखंड का देखो जो भूगोल यानी भौगोलिक रूप से विभाजन किया गया है, बेसिकली वैसे तो 6 भागों में होता है, लेकिन दून और गंगा के मैदान को भी अगर आप काउंट करोगे तो 8 भागों में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 8 भागों में। आप लिख लीजिए, उत्तराखंड को भौगोलिक रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है। क्या लिखोगे, उत्तराखंड को भौगोलिक रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए, अब आप कहोगे सर ये क्या है, कैसे समझे हम इसको, ठीक है। सबसे पहले आपने इस पोर्शन को, जो मैंने ये लिखाया था ऊपर वाले को, इसको आपने लिखना है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये सिर्फ हिमालय के नाम हैं, जैसे आप लोगों का नाम है ऐसे ही इनके नाम भी हैं। कुछ ना कुछ इनकी गुण होते हैं, यानी इसमें किस हाइट तक के पर्वत आएंगे, इस रेंज में कितनी चौड़ाई होगी, उसके अकॉर्डिंग नाम रखे गए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ ट्रांस हिमालय लिखोगे। जो आपने ये लाइन दिखा रखी है, इस वाली लाइन को आप लिखोगे टेथिस भ्रंश। क्या लिखोगे, टेथिस भ्रंश, ट्रस्ट, ठीक है, टेथिस भ्रंश लिखोगे इस वाले को। यानी आप लोगों ने पूरा दिखाना है, और ट्रांस हिमालय के बाद आपने क्या लिखना है, टेथिस भ्रंश लिखना है, ठीक है, टेथिस भ्रंश। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो है इसके बाद आपने जो तीसरा लिखाना है, पहले लिख लो एक बार, उसके बाद बताता हूँ। ये वाला जो आपने दिखाया टेथिस भ्रंश के बाद जो ये वाला गैप था, ये वाला, इस वाले को, इसको लिख दो आप वृहत हिमालय। क्या लिखोगे, वृहत हिमालय,
इस वाले को लिखना है बृहद हिमालय, तीसरे वाले को, ठीक है, ये वाले को बृहद हिमालय लिखना है। जब आपने बृहद हिमालय लिख लिया उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, इस लाइन का भी कुछ ना कुछ नाम लिखोगे। अब मैं लाइन का नाम इधर लिख लेता हूं अगर आपको कंफ्यूज ना हो तो, ठीक है। उसको बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश, MCT। यानी अगर मैं यहां न लिखूं इधर लिखूं तो चल जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि कंफ्यूज होगा, इस लाइन को नाम लिख दिया मुख्य केंद्रीय भ्रंश, MCT बोलते हैं इसको, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश लिखने के बाद ये वाला जो गैप है, ये इस गैप का नाम आपने लिखना है। इसी को बोला जाता है अपने आप में क्या, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इस वाले गैप को, इसको लिखना है आपने लघु ऑब्लिक मध्य हिमालय, लघु ऑब्लिक मध्य हिमालय आपने इसका नाम लिखना है। लघु और मध्य हिमालय के बाद एक और लाइन आएगी, आपको इसका नाम लिखना है सीमांत भ्रंश। क्या लिखोगे, सीमांत भ्रंश। अभी सब समझाऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। सीमांत भ्रंश, सीमांत भ्रंश दिखाने के बाद आप फिर क्या होगे, इस वाले पोर्शन को कुछ ना कुछ बोलोगे, इस वाले को जो ये दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन का नाम है सीमांत भ्रंश। लाइन के नीचे जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है आपका शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। इसी को बोला जाता है शिवालिक ऑब्लिक बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। जब आपने शिवालिक और बाह्य हिमालय दिखा दिया, जब मैंने गोले दिखा रहे हैं, बड़े बड़े वो हैं अपने आप गोलास में टाइप के बड़े बड़े पत्थर हैं, इसको बोला जाता है क्या, भाबर। क्या बोलोगे इसको, भाबर। क्या बोलोगे इसको, भाबर का इलाका बोलोगे। और जैसे ही आपने भाबर दिखा दिया उसके लास्ट का जो इलाका है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं तराई। क्या बोलोगे, तराई। इसको क्या बोलोगे, तराई बोलोगे। और यहाँ आपने क्या दिखाना है, इस वाले पोर्शन पे गंगा का मैदान दिखाना है, ठीक है। यहाँ प्लेन क्योंकि गंगा बहती है तो इस पोर्शन पे ऐसे दिखा दो गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ये हो गया। और जब आपने पूरा ये दिखाया था, आपने यहाँ लघु हिमालय दिखाया था, यहाँ बृहद हिमालय दिखाया था। लघु और बृहद हिमालय के बीच जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश लिखा है, इन दोनों के बीच यहाँ बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच एक प्रकार की घाटियाँ पाई जाती हैं। एक प्रकार की घाटियाँ होती हैं, उनका नाम अपने आप में दून या द्वार। तो बृहद और लघु हिमालय के इस पोर्शन पे लिख लो दून ऑब्लिक द्वार। ये आपने पूरा का पूरा दिखाना है ऐसे। अब देखिए आपने पूरा क्या दिखाया, सबसे पहले आपने ट्रांस हिमालय दिखाया। इस ट्रांस हिमालय के ब्रैकेट में तिब्बतियन हिमालय लिखो, क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ता है और ये पोर्शन तिब्बत का है, तो इसको तिब्बतियन हिमालय लिखोगे ट्रांस हिमालय के साथ। उसके नीचे टेथिस भ्रंश लिखोगे, क्योंकि आज आपको बता दो जहाँ पे आपको हिमालय पर्वत दिख रहा है वहाँ हजारों करोड़ों साल पहले एक टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। तो पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, प्लेट होती हैं, वो प्लेटें क्या करते हैं, मूवमेंट करती हैं, यानी एक दूसरे के सापेक्ष चक्कर लगाते हैं, मूवमेंट करती हैं। तो जब वो एक दूसरे से टकराई होंगी, यूं किसी चीज से वो टकराएंगी। अब अपनी कॉपी के पेज को यूं इस प्रकार से टकराओ, तो एक जिस पेज पे लिख रहे हो ऐसे टकराओ, दोनों हाथों से ऐसे मिलाओ उनको, तो बीच का पोर्शन उठ जाएगा। तो प्लेटें आपस में टकराई तो बीच का पोर्शन उठ गया, तो उठने के बाद ही हिमालय वगैरह का निर्माण हुए, ठीक है। ये सागर अपने आप में क्या बन गया, एक प्रकार का मलबा टाइप का, एक प्रकार का भ्रंश बन गया। उसके नीचे बना बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के नीचे मुख्य केंद्रीय भ्रंश, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर सीमांत भ्रंश, फिर शिवालिक या बाह्य हिमालय, भाबर, तराई। अब आप कहोगे सर ये टेथिस भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश और सीमांत भ्रंश क्या है, ये है जो दो चीजों को सेपरेट कर रहा है। कहीं ना कहीं तो एक ऐसा बिंदु होगा जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। उसी अलग होने वाले पॉइंट को ये बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किससे अलग होता है, तुरंत बताओ टेथिस भ्रंश। आपसे पूछेगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय किससे अलग होता है, जल्दी बताना मुख्य केंद्रीय भ्रंश। आपसे पूछेगा लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय किससे अलग होता है, सीमांत भ्रंश। अब कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो टोटल मिला के जो 8 भागों में विभाजित किया गया, सबसे ऊपर बताओ ट्रांस हिमालय, उसके नीचे बताओ बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद यहाँ कौन सा आएगा, दून या द्वार की घाटियां, फिर क्या आएगा नीचे उसके लघु या मध्य हिमालय, उसके नीचे अपने आप में क्या आएगा, शिवालिक हिमालय, उसके नीचे आएगा भाबर, उसके नीचे आएगा तराई, उसके नीचे आएगा गंगा का मैदान। तो इस प्रकार से पूरे हमारे उत्तराखंड को 8 भागों में विभाजित किया गया।
क्वेश्चन कहीं भी आपको सिर्फ ये एक सीरीज याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा ये बृहद हिमालय किसके मध्य आता है, आप बताओगे बृहद के नीचे लघु होता है और ऊपर ट्रांस हिमालय होता है। आपसे पूछेगा लघु हिमालय किसके बीच आता है, आप बता दोगे शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय। जो मैंने ये लाइनिंग दिखा रखी है ये दो भागों को विभाजित कर दिए ताकि हमें ये पता चले कि हाँ यहाँ से ये चीज शुरू हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना है, ठीक है। तो इन लाइनों के नाम, पहले का टेथिस भ्रंश, दूसरे का मुख्य केंद्रीय भ्रंश। याद रखना एमसीटी जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश है किस किस को अलग करता है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को। सीमांत भ्रंश किसको अलग करता है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को। भाबर और तराई उसके बाद आता है, ठीक है। ये सब हमने कैसे उत्तराखंड का कैटेगराइज कर रखा है, आप लोग इसको पूरा का पूरा नोट कीजिए। दिखाइए यहाँ दून और द्वार का जो इलाका आता है, एक प्रकार की घाटियां हैं जो कहाँ अपने आप में पड़ेंगी, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य। मैंने इधर दिखा दिया, आपका कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पूरा का पूरा आप लोग जल्दी से ड्रॉ करो, स्क्रीनशॉट लिखो, फिर मैं इसकी थ्योरी पे आता हूँ, मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। ये हिमालय की ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, वहां पाई जाने वाली वनस्पति, तो फिर वो उसी हिसाब से हो जाता है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपने हेडिंग डालना है सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जो सबसे ऊपर लिखा रखा है, पूरा नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा और हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय। देखिए क्या लिखोगे, सबसे पहले ट्रांस हिमालय लिखोगे हेडिंग, और हमने इन सब को पढ़ना है। आपका क्वेश्चन फिर यहाँ से गलत नहीं होगा, बहुत अच्छी आपकी समझ हो जाएगी। ट्रांस हिमालय अपने मैप में उसको देखते रहना, ठीक है, साथ साथ ही लेके चलना। सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में जब आप पढ़ना शुरू करते हो, ट्रांस हिमालय की चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर तक का चौड़ा इलाका अपने आप में है। तो इसकी चौड़ाई लिखो 20 से 30 किलोमीटर तक अपने आप में चौड़ा है, यानी इसकी चौड़ाई इतनी आपको ट्रांस हिमालय के इलाकों में देखने को मिलेगी। पर्वतों की हाइट भी अच्छी खासी मात्रा में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। औसतन 5000 से ऊपर के यहाँ पे पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं 8000, मतलब एवरेस्ट वगैरह सब ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। क्योंकि याद रखना एक चीज़, जो ट्रांस हिमालय है कोई अलग पोर्सन नहीं है, वो बृहद हिमालय का ही भाग है। बृहद हिमालय का पीछे का भाग है, उसी को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, उसको तिब्बतियन हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर तक। ये जो अपने आप में है ट्रांस हिमालय, अभी अपने मैप में देखिए टेथिस भ्रंश से बृहद हिमालय से पृथक होता है। तो किस किस के मध्य है, क्या लिखोगे, टेथिस भ्रंश से, यानी जो इनको अलग करता है, टेथिस भ्रंश से किसके द्वारा अलग होता है, नीचे कौन सा है, बृहद हिमालय से अलग। सब मैप में देखना है, बृहद जो मैप में जैसा फिगर बना रखा होगा वैसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बृहद हिमालय से अलग होता है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी टेथिस भ्रंश मैंने दिखा रखा है, उसमें बृहद हिमालय से ही ये क्या होता है, अपने आप में अलग होता है। अब देखिए ये जो है अपने आप में, इसको वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र भी यहाँ पाया जाता है। तो लिखो तीसरा, यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र भी पाया जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब आप कहोगे सर ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। देखिए सपोज ये क्या है, एक पर्वत है, पर्वत में क्या होते हैं, हवाएं आके टकराती हैं, जैसे कोई भी नमी अमी लेके आती हैं, ऐसे टकराती हैं। टकराने के बाद ये इस पर्वत को पार नहीं कर पाती हैं, तो हवाएं आपस में यहीं पे क्या हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं इस प्रकार से। और यहाँ बादल वगैरह बनने के बाद यहीं क्या होती हैं, बरस जाती हैं। तो इस भाग में तो अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो जाती है, लेकिन इसके पीछे वाले भाग में इस पर्वत को हवाएं पार नहीं कर पाती। तो ये वाला भाग ये वाला जो पोर्शन है, इसके कंपैरिजन में ये वाला भाग क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, यानी यहाँ बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि अधिकांश बारिश इसी भाग में हो गई है, क्योंकि हवाएं पार नहीं कर पाती पर्वत की चोटी को। तो इसी को पोर्शन को बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे पश्चिमी घाट अपने आप में क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे पश्चिमी घाट से आप पश्चिमी, जैसे भारत का पश्चिमी घाट आपने देखा होगा, वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से केरल के तरफ से यूँ बारिश आती है, यहाँ तो अच्छी खासी मात्रा में बारिश होती है, ये वाला पोर्शन पूरा सूखा पड़ जाता है, क्योंकि नदी वहाँ पहुँच नहीं पाती है। तो ऐसा ही बृहद हिमालय की ओर भी, इसके एक भाग में बड़े बड़े पर्वत हैं, उस साइड तो अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो जाती है, पल्ले साइड क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको बोला जाता है जैक्सर श्रेणी की पर्वत श्रेणियाँ। वो आपने इतना ध्यान नहीं देना है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में छोड़ देना। तो हमने, क्योंकि उत्तराखंड का पढ़ना है तो ट्रांस हिमालय, अधिकांश भाग तिब्बत में, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ अनेक प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, जिनमें माणा, नीति, चोरहोती, किंगरी बिंगरी, दारमा लिख लो। यहाँ अनेक प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें माणा, नीति, चोर होती। अब ये कहाँ हैं, क्या है, सब आप लोगों ने देखना है, मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है। जिला सीरीज में माणा, नीति, चोर होती, किंगरी बिंगरी, दारमा और लिपुलेख लिख लो। किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी,
दारमा, लिपुलेख आदि दर्रे यहाँ क्या होते हैं, पाए जाते हैं इस वाली श्रेणी में। ठीक है, किस वाली श्रेणी में, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय अधिकांश भाग तिब्बत में है, तो हमें इतना ज्यादा यहाँ पढ़ना नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो दूसरा यहाँ से शुरू होता है, अगला हेडिंग लिख रही है वृहत या उच्च हिमालय। तो आप लोग इसको उतना ज्यादा फोकस मत करना, अब जो दूसरे से है उसको आपने इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, वृहत या क्या लिखोगे, वृहत हिमालय, वृहत हिमालय को लिखना है आपने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, वृहत हिमालय इसके नीचे आता है। आपने अपने मैप में देखिए, जो वृहत हिमालय है इसको बोला जाता है ट्रांस व लघु हिमालय के मध्य। अब आप खुद देखिए, अब वो लाइन का नाम मत पढ़ना जो मैंने किस चीज से अलग हो रहा है। आपने हिमालय की पर्वत श्रेणियां देखनी, उसके ऊपर कौन सी पर्वत श्रेणी है, ट्रांस पर्वत श्रेणियां, नीचे कौन सी है अपने आप में लघु पर्वत श्रेणियां या मध्य पर्वत। तो लिखो ट्रांस व लघु के मध्य, जो सेपरेट कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, वो तो खाली पूछेगा आपसे किससे अलग होता है, ट्रांस व लघु के मध्य। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेपरेट करने वाली लाइन है, ट्रांस व लघु के मध्य अपने आप में कौन सी है, वृहत या उच्च हिमालय है। ठीक है, इसको जो बोला जाता है हिमाद्री भी बोला जाता है, इसको महाहिमालय भी बोला जाता है, और इसको बर्फीला हिमालय भी बोला जाता है। इसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री मतलब हिम का घर, हिमाद्री, महाहिमालय, महाहिमालय और हिमाद्री, महाहिमालय और बर्फीला हिमालय भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बर्फीला हिमालय, क्योंकि ये अपने आप में सदैव इसकी जो चोटियां हैं हमेशा बर्फ से क्या रहती हैं, ढकी रहती हैं। क्योंकि आप याद रखना, जितनी ज़्यादा ऊंचाई में जाओगे उतना तापमान वहाँ क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर कम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है चीज़ें अपने आप में जमेंगी। तो ये पूरा का पूरा इलाका बर्फीला इलाका अपने आप में, इसीलिए इसको हिमाद्री यानी हिम का घर, महाहिमालय या बर्फीला हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, तो हिमालय या बृहद हिमालय को ही क्या बोला जाता है, आपने हिमाद्री बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो उच्च हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उच्च हिमालयी क्षेत्र हुआ है, बृहद हिमालय या उच्च हिमालय एक ही बात है। ये यहाँ पे जो चौड़ाई है आपको 15 से 30 किलोमीटर तक का ये इलाका चौड़ा दिखेगा, जबकि यहाँ के पर्वतों की ऊंचाई औसतन 4500 किलोमीटर से 7817 मीटर तक है। मीटर तक, किलोमीटर नहीं, चौड़ाई लिखो। जैसे यहाँ की जो चौड़ाई है, यहाँ पे जो पूरा यहाँ के जो पर्वत वगैरह हैं, जो इस बेल्ट की चौड़ाई है अपने आप में लगभग कितनी वो चौड़ाई देखने को मिलती है आपको, 15 से 30 किलोमीटर तक यहाँ चौड़ाई देखने को मिलेगी। ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर, जबकि इसकी जो औसतन ऊंचाई है कहीं 4500 मीटर है तो कहीं 7817 मीटर तक है। यानी इतना लगा लीजिए आप, इतना एक अप्रॉक्स, हाँ ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिखेगा, अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी हाइट है इन पर्वत श्रेणियों की, आप लोग खुद ही देखना, नंदा देवी पर्वत श्रेणी इतनी ऊंची है, नंदा घूट, माणा पर्वत और आपका नीलकंठ पर्वत, ये सब इसी रेंज में आते हैं। यानी 4500 से 7817 मीटर तक की ऊंचाई है इन वाले पर्वतों की, यानी बृहद हिमालय का जो रीजन है। ठीक है, अब देखिए इसका जो फैलाव है, कहाँ उत्तराखंड में फैला है, अपना मैप देखिए। मैप देखिए जहां मैंने इसकी लाइन डाल रखी है और जहां मैंने इसको लिखा है, सबसे किनारे आइए, उत्तरकाशी का इलाका होगा ही होगा। ठीक है, उत्तरकाशी में फैला होगा, देख लेना अपने आप में, मैप में देखो जहां ही लाइन डाली। उत्तरकाशी के अलावा बगल में देखना टिहरी होगा, रुद्रप्रयाग होगा, चमोली होगा, देख लीजिए टिहरी होगा ही होगा। यहाँ के पर्वत, यहाँ के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, टिहरी के बगल में रुद्रप्रयाग लिखो, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद लिखो आप चमोली, और बागेश्वर का इलाका भी। ठीक है, बागेश्वर का जो टॉप का इलाका है जहाँ पिंडारी वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, बागेश्वर, क्योंकि वो मैप में देखना पड़ेगा, उस गैप में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इलाके यहाँ देखने को मिले। मैप में देखो ना, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट वहीं पे तो हैं, चमोली, चमोली के बाद बागेश्वर, बागेश्वर के बाद आपको क्या लिखना है, पिथौरागढ़। क्या लिखना है, पिथौरागढ़ की चोटियां। आप घाटियां मत कर देना, पिथौरागढ़ ये नहीं कि जो जड़ में पिथौरागढ़ का जो सबसे दक्षिणी पोर्शन है वो नहीं, पिथौरागढ़ की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊपर का जो इलाका है, वहां इसका क्या है, अपने आप में फैलाव है। तो वहां अगर इसमें फैलाव है तो यहाँ पे जो पर्वत पाए जाते हैं मुख्यतः कौन से पाए जाएंगे, कौन कौन से पर्वत हैं, इसको नोट कर लेना, देख लेना, पर्वत देखना कौन कौन से यहाँ पे। ठीक है, पर्वत देखो कौन कौन से अपने आप में देखने को मिलते हैं, उसके नाम लिखे। देखिए पर्वतों के नाम लिखने हैं। पर्वत कैसे, जैसे आप लोगों ने को मैंने ये लिखाए हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग वगैरह, ये सारा पोर्शन बृहद हिमालय क्षेत्र में आएगा। अब ये मत कहना कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बृहद हिमालय होगा, नहीं, इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन होगा, यानी ऊपर का जो भाग है, यानी मिड से ऊपर ऊपर, वो सब किस में आएगा, बृहद हिमालय। कॉमन सेंस से लगाना, मैंने इसकी हाइट लगभग कितनी बता रखी है, 4500 से लगभग 7,500-8,000 के बीच के जो पर्वत हैं बृहद हिमालय का भाग है।
कभी कोई क्वेश्चन पूछे, अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 है, 6500 है, 5400 है, 5800 है, सब के सब बृहद हिमालय। 2500 ऊंचाई पूछा किस हिमालय का भाग है, नैनीताल किस हिमालय का। अरे मूर्खो, नैनीताल कैसे बृहद हिमालय में आएगा, जिसकी हाइट उतनी है ही नहीं, वो तो छोटी हाइट का है, तो उसको अभी हम देखेंगे। मसूरी पूछेगा कम हाइट वाले हैं, रानीखेत पूछेगा छोटी छोटी हाइट वाले हैं, वो तो आ ही नहीं सकते बृहद हिमालय में। तो बृहद हिमालय में कौन से आएंगे, बंदरपूंछ। बंदरपूंछ कहाँ पड़ता है, बंदरपूंछ जल्दी बताओ। मैं देख नहीं रहा हूं तो मैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझ रहा हूं। बंदरपूंछ जल्दी बताओ, उत्तरकाशी कह दो जल्दी, ठीक है। तो यानी जितने ऊंचे हैं, बंदरपूंछ, केदारनाथ, इसके अलावा आपका संतोपत, चौखंबा, सब यहीं आएंगे। बंदरपूंछ, केदारनाथ कहाँ है, बोलते रहो मनमनी, चौखंबा, ठीक है, संतोपत, माड़ा, ठीक, इसके अलावा नीलकंठ, पंचाचूली, कहाँ है पंचाचूली, पिथौरागढ़। ये सब के सब पर्वत श्रेणियां कहाँ आएंगी, अपने आप में बृहद हिमालय के रीजन में आएंगी। और बृहद हिमालय में क्यों आएंगी, इनकी हाइट मैंने लगभग आपको बता रखी है। तो त्रिशूल लिखो, नंदा घुंटी लिखो, सब इसी में लिख देना है, ठीक है, जितने भी हैं। अब आप ना जैसे पढ़ते हो घर में, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा घुंटी, नंदा देवी वगैरह, इतना बहुत है, आदि कर दो, टीसी कर दो, ठीक है। ये अब आप क्या करना है, अपने आपके पास जो भी किताब होगी उसमें देखना है, उनकी हाइट अगर आपको दिखती है, सबके सब किस्म बृहद हिमालय में। क्यों, बृहद हिमालय के लक्षण ही ऐसे हैं, 4500 से 7,500-8,000 तक की औसत ऊंचाई वाले पर्वत सबके सब बृहद हिमालय में अपने आप में आते हैं। और किन इलाकों में फैले हैं ये देखो। अब जैसे आपने हिमालय सबसे ऊपर देखा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय तिब्बतियन और जो ऊपर ऊपर का उत्तराखंड का इलाका है, उससे नीचे आओगे तो आप तो कम हाइट वाले मिलेंगे, थोड़ा सा ये बृहद हिमालय या महा हिमालय के अंदर आएंगे। इसके अंदर का जो उत्तराखंड का रीजन है अपने मैप में मैंने दिखा रखा है, उसके बीच के भाग के सारे किसके अंदर आएंगे, आपका बृहद हिमालय के अंदर आएंगे। इसके अलावा देखिए यहां पर जब ये है, ये अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूं, याद रखना, जो हमारा वायुमंडल होता है वो गर्म किससे होता है, पृथ्वी से जाने वाली किरणों से वापस जो जाते हैं। देखो जैसे ये सन है ना, सूरज, यहां सपोज अर्थ है ये वाला पोर्शन, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ये सूरज की किरणें जो आ रही हैं उससे गर्म नहीं होता है। ये किससे गर्म होता है, जो टकरा के यहां से वापस जाएंगी, इससे गर्म होता है। तभी तो अभी कभी आपने देखा होगा जब बादल वाला मौसम होता है तब ज्यादा उमस होती है। वो क्यों, क्योंकि बादल यहां लगे होंगे, इधर बादल होंगे ऐसे, तो ये जो बैक जाने वाली किरणें इनको ब्लॉक कर देती हैं, एटमॉस्फेयर में ब्लॉक हो जाएंगी, तो गर्मी कहाँ होगी, यहाँ होगी। जबकि आने वालों से वायुमंडल ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो आप याद रखना, जैसे सपोज ये पर्वत हैं, ये हैं, ये अलग अलग उसके श्रेणियां हैं, ठीक है, और ये सनरेज हैं, यहां से जो आई, ये यहाँ से बारिश सपोज आ रही है, बादल, मतलब इसको आप बादल मान के चलो, ठीक है, ये वाला पोर्शन बादल वाला इलाका है, यहाँ से बारिश होती है। तो जैसे जैसे ये नीचे को ओर आएंगी, पहले तो बर्फ के रूप में आएंगी, तो ये बर्फीले इलाके इसीलिए होते हैं, ये बर्फीले, यहाँ कम बर्फ होगी, यहाँ बारिश के रूप में आ जाती है। और जब वो वापस जाने वाली किरणें हैं, क्योंकि ये गर्म होती हैं, ये सबसे पहले नीचे वाले इलाकों को पिघला देंगी, तो इसीलिए जो नीचे के इलाके होते हैं वहाँ बर्फ कम होती है और ऊपर ऊपर जाके बर्फ आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं ज्योग्राफी में आपको समझाऊंगा जिस दिन पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो बृहद हिमालय में अन्य चीज़ क्या है, यहाँ अनेक प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं जिनको बमक कहते हैं, ठीक है। विशाल ग्लेशियर यहाँ अवस्थित है, लिख दो विशाल ग्लेशियर। उत्तराखंड के अधिकांश ग्लेशियर यही मिलेंगे आपको, इनको बमक भी कहते हैं, बमक। दर्रे भी यहाँ आपको मिलेंगे, क्योंकि पर्वत हैं, पर्वतों के बीच के रास्ते को क्या बोला जाता है, दर्रे बोला जाता है। यहाँ विशाल अनेक प्रकार के दर्रे भी पाए जाते हैं। ये जो इलाका है बृहद हिमालय का, वो अत्यंत ठंडा इलाका होगा। क्या होगा, अत्यंत ठंडा। तभी तो देखा केदारनाथ में कितनी ठंड होती है, अत्यंत ठंडा इलाका होगा। और क्यों अत्यंत ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान हमेशा क्या रहता है, निम्न रहता है। तापमान कम रहेगा तो वर्ष भर जो चोटियां हैं वो बर्फ से क्या रहेंगी, ढकी रहेंगी। बर्फ से चोटियां ढकी रहेंगी तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे ठंडा तो होना ही होना है। और यहाँ पे जो बारिश होती है मानसूनी पवनों से होती है, वर्षा किससे होती है, मानसूनी पवनों से अच्छी खासी मात्रा में यहाँ क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। मानसूनी पवन से यहाँ पे बारिश होगी। और वृष्टि छाया प्रदेश भी यहाँ भी पाए जाएंगे, जहाँ बड़े पर्वत होंगे वहाँ वृष्टि छाया प्रदेश भी पाए जाते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश भी यहाँ होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि बड़े पर्वत हैं, ये अभी बताया था, यहाँ पार नहीं कर पाएंगे हवाएं, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, सूखा रह जाएगा। तो वृष्टि छाया प्रदेश भी यहाँ अपने आप को देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अब देखिए जो इसके बारे में अलग से फैक्टर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं इसकी वनस्पति के बारे में। आप जैसे यहाँ इतना नोट कर लोगे, एक और चीज़ बताता हूँ। अब देखो जलवायु वाला चैप्टर अलग है आपका, उत्तराखंड की जलवायु वाला, उसमें मैं आपको सारी वनस्पति वगैरह समझा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, वनस्पति जब उगती है तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। उसको अच्छी खासी मात्रा में बारिश चाहिए, अच्छी खासी मात्रा में हीट यानी गर्मी यानी तापमान होना चाहिए, ह्यूमिडिटी का फैक्टर है, बहुत से फैक्टर हैं वनस्पति उगने के लिए। अब जितनी ज़्यादा हाइट में जाओगे वहाँ वनस्पति पाई नहीं जाएगी, क्योंकि 24 घंटे वहाँ बर्फ पड़ी रहेगी, तो वनस्पति को उगने के लिए तो दशा ही नहीं होंगी। तो 12,000 फीट से ऊपर कोई वनस्पति इस रीजन पर नहीं पाई जाएगी। 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाओगे तो कुछ घास व झाड़ियाँ यहाँ पर दिखेंगी। 10,000 फीट से नीचे आओगे यानी इसके जड़ वाले इलाके में आओगे तो आपको एक प्रकार के क्या मिलेंगे, नुकीले वनस्पतियाँ मिलेंगे, जिसके अंदर फर, चीड़ वगैरह ये सब आपको देखने को मिलता है। और उससे अगर आपको नीचे को आओगे तो प्लेन घास के मैदान मिलते हैं, जिसको आप बुग्याल वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो वनस्पति के बारे में लिखो, बृहद हिमालय की वनस्पति, आप लोग हेडिंग लिख लेना, बृहद हिमालय की वनस्पति। 12,000 फीट प्लस में वनस्पति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, जहां 12,000 से अधिक 12,000 से अधिक फीट वाली ऊंचाई पर, 12,000 फीट से अधिक लिख दो यहाँ पे, फीट से अधिक नीचे करो, वनस्पति नहीं, यानी वनस्पति विहीन होगा ये। ठीक है, यहाँ कोई किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ 24 घंटे बर्फ है, तो वनस्पति कहाँ से होगी। 10,000 से 12,000 के बीच में कुछ घास व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 10 से 12,000 फीट की जब हाइट पे जाओगे आप, कुछ घास व झाड़ियाँ, कुछ घास प्लस झाड़ियाँ आपको यहाँ क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उससे अगर आप थोड़ा सा नीचे को आओगे 10,000 फीट से नीचे, तो एक प्रकार के यहाँ नुकीले पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे, जिसके अंदर फर, चीड़, साल, सौगन, ये ठीक है सब मिलेंगे। अगला लिखो 10,000 फीट से नीचे से माइनस कर दिया, क्या लिखोगे, फर, साल, चीड़, ये सब आपको क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। क्या क्या लिखोगे, एक तो आपने फर लिख दिया, इसको पूरा भी लिखना, फर लिख दिया, साल लिख दिया, चीड़ लिख दिया और सागौन लिख दिया। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, सागौन आदि। इस प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, बृहद हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। 10,000 ये जलवायु का चैप्टर है, वहां मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। उससे भी नीचे आओगे यानी इसके साउथ वाले पोर्शन में आओगे, यानी जो बृहद हिमालय का जो नीचे का भाग है, जड़ वाला भाग, जहाँ कम हाइट है, वहां पे आपको घास के मैदान पाए जाएंगे, जिनको क्या बोला जाता है, इससे नीचे लिखोगे, उससे नीचे क्या पाए जाएंगे, इससे भी नीचे लिखो, घास के मैदान पाए जाएंगे, जिसको क्या बोला जाता है, बुग्याल, पयार, अल्पाइन और पाश्चर्य। क्या बोला जाता है इससे नीचे, बुग्याल, पयार, पाश्चर्य, अल्पाइन। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछता है ये चीज़ें क्या हैं, अल्पाइन क्या है, पयार क्या है, पाश्चर्य क्या है और अपने आप में बुग्याल क्या है, तो आप सब के सब क्या कहोगे, घास के मैदान। क्या लिखोगे, घास के मैदान। तो अब आपको समझ में आया होगा क्यों आखिर टिहरी में, क्यों आखिर रुद्रप्रयाग में, क्यों आखिर चमोली में, क्यों आखिर उत्तरकाशी में इतने प्रकार के बुग्याल देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब बृहद हिमालय के इलाके को देखोगे या बृहद हिमालय का जो ऊंचाई है, अब कुछ ऊंचाई में पहले स्टार्टिंग में वनस्पति नहीं पाई जाएगी, उससे कुछ नीचे झाड़ियाँ पाई जाएंगी, उससे कुछ नीचे आपको नुकीले ये वाले पाए जाएंगे, 10,000 फीट से नीचे नुकीले वृक्ष इस टाइप के फर, साल, चीड़। उससे भी नीचे अगर आओगे तो क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ जब गलने लगती है, एक सीजन ऐसा आएगा जब बर्फ पिघलने लगेगी, वो जड़ के इलाकों की एक फिक्स, जैसे मानसून गर्मी का समय है तो उस टाइम 2-3-4 महीने बर्फ पिघल जाती है, पिघलेगी तो नीचे घास के मैदान दिखेंगे, तो नीचे उससे क्या मिलेगा आपको, घास के मैदान मिलेंगे। ठीक है, वो जलवायु वाले में आपको अच्छे से समझा दूंगा क्या चीज़ है। तो ये घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो मूल यहाँ निवास करते हैं, उनका जो व्यवसाय है वो क्या है, पशुपालन है। पशुपालन और कृषि संबंधी वो कार्य करते हैं, और ऊनी हस्तशिल्प का काम करते हैं। क्योंकि ऊनी इसलिए करेंगे, ठंडा इलाका है, भेड़ वगैरह वो पालते हैं, तो उससे संबंधित ऊन का वो क्या करते हैं, उत्पादन वगैरह करने में लगते हैं। तो इसको लिखने के बाद आप लिखो मूल निवासियों का व्यवसाय, यहाँ के मूल निवासियों का व्यवसाय लिखो, बृहद हिमालय का जो नीचे का पोर्शन है, ठीक है, जहाँ घास वगैरह मिलते हैं, ऊपर तो कोई रहेगा नहीं, मूल निवासी का व्यवसाय लिखो, निवासी का व्यवसाय क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सीधे सीधे पशुपालन, क्योंकि भेड़ वगैरह अच्छी खासी मात्रा में पड़ते हैं, प्लस ऊनी हस्तशिल्प, ऊनी हस्तशिल्प यानी ऊन वगैरह के वो बनाते हैं अपने आप में,
ऊनी हस्तशिल्प, ठीक है। और साथ ही क्या करते हैं, इसके अलावा जो यहाँ जड़ी बूटी वगैरह ढूंढने का काम करते हैं, इस टाइप का काम भी यहाँ पे करते हैं। और यहाँ के मूल निवासी बेसिकली क्या कहलाते हैं, भोटिया होते हैं यहाँ मूल निवासी। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, बृहद हिमालय में जो आपका नीचे के इलाके हैं वहाँ के मूल निवासी भोटिया कहलाते हैं, और ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक जगह बोला जाता है इनको जाड़, मारछा और तोरछा। ये जाड़, मारछा और तोरछा भोटिया की ही उपजाति है, मतलब ये भोटिया अलग अलग जगह। और ये कहाँ कहा जाता है, भागीरथी और अलकनंदा की घाटियों के इलाके में। अब आप कहोगे भागीरथी अलकनंदा कहाँ है सर, ये जो उत्तरकाशी का इलाका वहाँ भागीरथी बहती, अलकनंदा चमोली वगैरह इलाके में बहती, वहाँ के जो भोटिया हैं जाड़, मारछा व तोरछा कहलाते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लो भागीरथी व अलकनंदा घाटी में, भागीरथी प्लस अलकनंदा घाटी में। जबकि जो पिथौरागढ़ का इलाका, काली, गोरी और धौली गंगा का इलाका है, वहां इनको सौका व जोहार कहते हैं, सौका व जोहार। ये कहाँ कहा जाता है इनको, काली कहाँ होती है, पिथौरागढ़, गोरी व धौली गंगा घाटी में, पिथौरागढ़ वाली में, ठीक है, धौली गंगा घाटी में इनको क्या कहा जाता है, सौका वो जौहार कहा जाता है। ये लोग यहाँ रहते हैं। जो आपने वृहद हिमालय में जो घास के मैदान वगैरह देखे थे, वहीं फूलों की घाटी भी अवस्थित है। तो वृहद हिमालय में ही आपने आप में क्या मिलेगी, फूलों की घाटी। अब एक चीज याद रखना, जो अधिकांशतः आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, हायर वाले जो बुग्याल होंगे जहां बर्फ वगैरह एक सीजन में पड़ती है, वो सब वृहद हिमालय का पोर्शन होगा। इसके बाद जो अगला आएगा हमारा, वो आएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। उसमें भी कुछ बहुत मात्रा में बुग्याल वगैरह पाए जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वहां जो इलाके होंगे वहां बर्फ सदैव नहीं रहेगी, वहां कुछ एक फिक्स सीजन में, जैसे नैनीताल वगैरह, मसूरी वगैरह में एक फिक्स टाइम पे वहां पे बर्फ वगैरह होती है। उससे नीचे हम आएंगे, हम भाबर का इलाका देखेंगे, तराई का इलाके देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। अब याद रखना, थोड़ा कंफ्यूज मत करना, बृहद हिमालय को हमने कैटेगराइज किया है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय आता है, फिर आता है हमारा बृहद हिमालय, फिर आता है हमारा लघु या मध्य हिमालय, फिर आता है हमारा शिवालिक हिमालय। ये 4 कैटेगरी हिमालय की। इन सबको कौन कौन सी चीजें अलग करती है वो ध्यान रखना है। और ये जो कंडीशन बन रही है आपकी, ये वाला क्यों बर्फ क्यों पड़ रही है, ये सब टेम्परेचर का इफेक्ट है। जितनी हाइट उतना कम टेम्परेचर होगा, उतना कम टेम्परेचर होगा, बर्फ उतनी ज्यादा वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगली जो इसकी वीडियो आएगी यानी कल, वो दोनों को मैं लास्ट में वो करा दूंगा, आपका समझा दूंगा ढंग से क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। फिर मिलता हूं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।